नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयकर आगमन प्रपत्र कैसे भरें। इसमें हमारे वेतन से संबंधित समस्त परिलब्धियां और उनकी कटौतियों की जानकारी, सभी आयकर की धाराएं और उनकी लिमिट की जानकारी, न्यू एंड ओल्ड टैक्स रेजिम का पूरा उदाहरण सहित व्याख्या इसमें करेंगे हम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयकर आगमन प्रपत्र कैसे भरें। तो हमारे वेतन के जो मुख्य घटक हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, जिससे हमें अपने वेतन की जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले ग्रेड पे है, फिर बेसिक सैलरी है, फिर डीए का प्रतिशत है, एचआरए है, अन्य भत्ते जो मिलते हों, कुछ डीए एरियर और बोनस जो हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये सब हमारे योग में जुड़ेंगे। और जो कटौतियाँ होती हैं वो सामूहिक बीमा है, एनपीएस है, जीपीएफ है, अग्रिम आयकर कटौती जो विभाग काटता है, इन सब का कैलकुलेशन भी किया जाएगा। जो ग्रेड पे की बात करें तो जो मेरे 7th पे कमीशन की जो मैट्रिक्स है उसमें ग्रेड पे के विभिन्न लेवल दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पर दिखाने का प्रयास भी किया है। मैं मैट्रिक्स को इसमें लिंक दे दूंगा, आप जहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसी मैट्रिक्स के आधार पर आपके वेतन का, मूल वेतन का निर्धारण होता है। अब हम देखते हैं कि डीए का जो प्रतिशत है वो कितना है। डीए का प्रतिशत जनवरी 2022 से जून 2022 तक 31% मिला है, जो बाद में 34% स्वीकृत हुआ था, इसलिए इसका डिफरेंस निकाला जाएगा जो हमको डीए एरियर के रूप में मिला है। इसी तरह से जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक 34% था, जो बाद में 38% हो गया, तो इसका भी डिफरेंस निकाल कर हम एरियर के रूप में वेतन में जोड़ेंगे। आवास भत्ता तो आपको अपने EHRMS में जाकर सैलरी स्लिप में पता चल जाएगा कि आपको क्या मिल रहा है। ज़्यादातर 1340 और 1840 के रूप में मिल भी रहा है। विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं, जिसमें से बहुत सारे भत्ते कट चुके हैं, अब सिर्फ विकलांग भत्ता ही मिल रहा है। अन्य जो विभाग हैं उनमें शायद टूर एंड ट्रेवल भत्ता, वर्दी भत्ता आदि भत्ते मिलते हैं। बोनस के रूप में 6,908 रुपये के रूप में ज़्यादातर बोनस मिल रहा है। आप अपना बोनस भी चेक करके वो भी दिखाना पड़ेगा आपको सैलरी में। एरियर का भुगतान 31 से 34% का डिफरेंस है, और 34 से 38% का जो डिफरेंस है उसको हम लोग को यहाँ पर अपने वेतन के साथ दिखाना पड़ेगा। कुल कटौती में सामूहिक जो बीमा है इसमें 38 से 87 रुपये प्रतिमाह कटता था, जो नए अध्यापकों के साथ 2015 वाले अध्यापकों का बंद हो गया है सितंबर से। तो इस प्रकार से एनपीएस कैसे निकालना है, एक उदाहरण यहाँ पर मैंने दिया है। बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% जो होता है उसको हम लोग निकालते हैं। जीपीएफ तो बेसिक सैलरी का 10% ही जाता है। अग्रिम आयकर कटौती हर महीने विभाग काटता है, जिसे आप अपने 26 AS फॉर्म पर जाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये वेतन का एक मैंने प्रारूप बनाया हुआ है। इस एक्सेल सीट की लिंक भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, जिस पे आप जाकर के अपना वेतन प्रपत्र भर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे सब पूरा डिटेल रहेगा, नाम वाम लिखने का सब पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि मूल वेतन है जो जुलाई से बढ़ गया है। ये 4600 ग्रेड पे वाला 55,200 मूल वेतन को उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर लिया है। जुलाई के महीने में आपका वेतन में इंक्रीमेंट लगता है, तो जुलाई के महीने में भी जो भी इंक्रीमेंट लगा हुआ है वो आप अपने मैट्रिक्स जो मैं यहाँ पे लिंक दूंगा उससे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका कितना जुलाई से वेतन बढ़ रहा है। किसी का इंक्रीमेंट जुलाई में और कुछ कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है, उन्होंने प्रमोशन की तारीख के आधार पर। ये महंगाई का भत्ता है जो यहाँ पर हमने दिखाया है 31%, जुलाई से 34% हो गया, अक्टूबर से 38% हो गया। ये इस तरह से महंगाई भत्ते का पूरा डिटेल हम हर महीने का लिख लेंगे। मार्च 2022 से फरवरी 2023 तक का आकलन प्रपत्र बनाएंगे हम लोग। आवास भत्ता जो आपको मिल रहा है वो आप अपनी सैलरी स्लिप में जाकर चेक कर सकते हैं। EHRMS से आसानी से ये चीज़ें निकल आती हैं। अन्य भत्ते कोई मिल नहीं रहे, जिसका उदाहरण हमने लिया। यहाँ विकलांग भत्ता कुछ लोगों को मिलता है, वो लोग जोड़ सकते हैं। कई सारे भत्ते अब तो बंद हो गए हैं। इस प्रकार हम लोग योग प्राप्त कर लेते हैं, जो हमको पूरी सैलरी का योग होता है। इस पे कुछ कटौतियाँ कटती हैं और फिर हमारे खाते में वेतन आता है, उसको हम अलग जोड़ेंगे। ये हमारी कुल परिलब्धियाँ हैं, इस जोड़ से ही हमारा आकलन होना है। एनपीएस कैसे कटता है, मूल वेतन और महंगाई दोनों को जोड़ जो है उसका 10% एनपीएस होता है। तो और हर महीने एनपीएस रहेगा, यहाँ जुलाई से बदल जाएगा। और यहाँ पर हमारा अक्टूबर में डीए बढ़ा है, तो अक्टूबर से हमारा ये एनपीएस बढ़ जाएगा। एनपीएस में पूरी रकम का टोटल भी ज़रूरी है जानना। जीआईएस का पूरा टोटल जो है ये 87 रुपये वाला। और अग्रिम आयकर कटौती जिनका हमने उदाहरण लिया है उनके सिर्फ 500 रुपये ही कटे हैं। आपके हो सकता है 2,000 रुपये महीने कट रहे हों, 3,000 रुपये महीने कट रहे हों। ये विभाग हर महीने काटता है, इसकी जानकारी आपको अपने EHRMS सैलरी स्लिप से हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये मूल रकम आ गई। इस मूल रकम में हम अपना बोनस प्लस
DA डिफरेंस जितना है वो जोड़ेंगे। बोनस हमारा 6,908 रुपया जुड़ गया। 31 से 34% महंगाई भत्ता जो था वो जोड़ दिया, 34 से 38% वो जोड़ दिया। इसका 10% NPS में गया और बाकी की जो 90% राशि है वो हमें कैश इन हैंड मिली है। तो ये मूल रकम में जुड़ जाएगी और ये NPS में ये जुड़ जाएगा। इसके बाद हमारा ग्रांड टोटल निकल आएगा इनका सारा, जितना हम ग्रांड टोटल निकालेंगे। इस ग्रांड टोटल को हमको आगे रख करके इसका आयकर अपना निकालना है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी धाराएं हमको टैक्स में छूट देती हैं। सबसे पहले हमारा गृह किराया HRA के संबंध में भी डिफरेंस है। फिर इसके बाद मनोरंजन भत्ता जितना हमको मिलता है, और ये हमारा किसी किसी में जॉब में किसी जो भी उनका जॉब का तरीका है उसमें मनोरंजन कर भत्ता मिलता है। बेसिक शिक्षा के संबंध में मनोरंजन कर भत्ता और व्यवसाय कर भत्ता कोई नहीं मिलता है। यहाँ पर इन चीज़ों को शायद नहीं जोड़ेंगे। और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी को 50,000 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर आवास भत्ता के संबंध में जो हम लोग 3-4 रूलिंग्स हैं वो अलग विषय है। मेन रूप से जो एक्चुअल हम लोग अमाउंट HRA का सीमा है उतना ही दिखाते हैं। अब 80C के अंतर्गत हमें जो और उसकी जो सब सेक्शंस हैं 80C के, उनके अंतर्गत 1.5 लाख रुपए ही हम अपना बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला राज्य का जो बीमा है वो है, फिर LIC है जितना आपने LIC में जमा किया है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, फिर इसके बाद ये PPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिर इसके बाद राष्ट्रीय बचत पत्र हैं, फिर ये हमारा GPF है जो कटता है, फिर GIS है, GIS के बाद यूलिप प्लान्स हैं, यूलिप प्लान्स में भी हम कुछ पैसा अपना जमा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास जो मकान किराया जो हम लोग होम लोन लेते हैं उस पर जो ब्याज मिला है, जो प्रिंसिपल जमा हुआ वो 80C के अंतर्गत आता है। LIC की अन्य किस्तें हैं, फिर जो अदर हमारे कटौतियाँ हैं, फिर पेंशन प्लान में जो अंशदान है वो है, फिर हमारे पेंशन प्लान में है जो 80CCC धारा के अंतर्गत है उसको यहाँ पे रखेंगे। राष्ट्रीय बचत पत्र में जो ब्याज मिलती है उसको इसमें सब रख सकते हैं। ट्यूशन फीस से हम छूट ग्रहण कर सकते हैं। फिर इक्विटी लिंकेड जो सेविंग प्लान्स हैं उसमें हम कर सकते हैं। फिर एन्युटी जो हमारी हैं जो डिफरेंस है उनको यहाँ पे दिखा सकते हैं। PLI है हमारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। फिर म्यूचुअल फंड्स जो 80C की धारा के अंतर्गत आते हैं उनको अगर हमने ख़रीदा है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना है, और फिक्स डिपॉजिट जो 5 साल के लिए बैंक में होती है वो भी 80C के अंतर्गत ही कैलकुलेट की जाती है। तो इस प्रकार से हमने 80C की धाराओं के बारे में देखा कि कौन कौन सी चीज़ आ रही हैं। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप इन्हें डाउनलोड करके और अच्छे से इसको देखकर समझ सकते हैं। 80CCD2 नियोक्ता का द्वारा पेंशन अंशदान पर जो हमें 14% मिल रहा है उस 14% का पूरा टैक्स में छूट के लिए कहा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने दे रखा है, इसलिए उसको हम लोग अपना दिखाते हैं वेतन में और ना ही घटाते हैं। 80CCD1B अतिरिक्त NPS में जो हमारे अंशदान है उस पर हम लोग 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट लेते हैं। 80D चिकित्सा बीमा के बारे में बताता है जिसमें 25,000 तक छूट ली जा सकती है और 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट बनाई गई हुई है। इसमें स्वयं या पति पत्नी और बच्चों के लिए छूट है। 80DD विकलांग आश्रितों के लिए चिकित्सा उपकम 75,000 रुपये और अधिक 80% से ज़्यादा विकलांगता के लिए 1,25,000 रुपये लिमिट है। 80DDB विशेष श्रेणी के उपचार हेतु जो गंभीर बीमारियां हैं उनका 40,000 रुपये तक हम यहाँ छूट ले सकते हैं, और यदि सीनियर सिटीजन के लिए संदर्भ में बात करें तो 1 लाख तक की छूट हम यहाँ पर ले सकते हैं। के तहत यदि टैक्स पेयर स्वयं विकलांग है तो 75,000 तक की छूट ले सकता है। यदि वो गंभीर रूप से विकलांग है तो 1,25,000 तक की छूट का प्रावधान है। 80E
उच्च शिक्षा पर लिए गए जो ऋण है उस पर जो हम ब्याज जमा करते हैं उस पर हमें छूट दिलाता है। एटीजी धर्मार्थ जो चैरिटीज़ हैं उस पर हम जितना अनुदान देते हैं, दान देते हैं, वो सब टैक्स छूट के दायरे में आता है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की चैरिटीज़ हैं, जो फंड बनाए गए हैं, उन पर हम 100% तक की छूट ले सकते हैं, और जो स्थानीय रूप से जो चैरिटीज़ हैं उन पर दिए गए दान पर 50% तक की छूट हम लोग को मिलती है। ATGGA जो सामाजिक वैज्ञानिक ग्रामीण संस्थान है उन पर जो दान देते हैं उस पर छूट मिलती है। और ATTTA जो बचत खाते पर वार्षिक हमको ब्याज मिलती है उस पर 10,000 तक हम छूट ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट 50,000 तक रखी गई है। अब एक उदाहरण समझते हैं। में हमने लिया है जो पुरानी टैक्स की कैलकुलेशन है पुराने तरीके से, उसमें कुल सकल आय यहाँ पर हमने ले ली। इसके बाद हम इसमें से मकान भत्ता किराया जो हमें मिला है, पूरा HRA का जो जोड़ है 12 महीने का, उसको यहाँ पे घटा देंगे। क्योंकि इस संदर्भ में HRA लोग नहीं घटाया गया, जिनका ये आपके सामने उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर 0 है। मानक कटौती 50,000 रुपये घटा दी जाएगी। इन सब घटत के बाद 9 लाख समथिंग ये बचा। इसके बाद होम लोन पर जो हमें ब्याज जमा की है उधर यहाँ दिखा देंगे। अब 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक ही हम अधिकतर बचा सकते हैं, 1.5 लाख तक ही इसकी सीमा है। 80C के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे GPF, PPF यहाँ पर इन्होंने नहीं दिखाया है, शून्य है। NPS में जितना है उसका कुछ हिस्सा यहाँ 80C में छूट ले लिए और कुछ आगे की धाराओं में लेंगे। NPS हो गया। सामूहिक बीमा में 87 रुपये हर महीना कटता है तो उसका जोड़ हो गया। व्यक्तिगत बीमा इंश्योरेंस यहाँ इन्होंने 0 रखा, आप अपना रख सकते हैं। गृह ऋण पर जो प्रिंसिपल है जमा किया गया, मूलधन जमा किया गया, वो यहाँ पर हो गए। ट्यूशन फीस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हो गए। इस प्रकार से 1.5 लाख ही यहाँ पे जमा कर सकते हैं। 80CCDB1 के अंतर्गत NPS में 50,000 तक की हम यहाँ छूट प्राप्त कर सकते हैं। 41,000 हमने वहाँ जमा कर दिए, 50,000 तक यहाँ छूट पर कुल हमारी NPS में 91,000 समथिंग की। D के अंतर्गत चिकित्सा बीमा में 25,000 तक की छूट हम इसमें ले सकते हैं। यदि हमारे साथ सीनियर सिटीजन का जुड़ा हुआ है तो उसमें हम लोग इसको 50,000 तक छूट ले सकते हैं। 80DD के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति के जो खर्च, विकलांग व्यक्ति पे जो ट्रीटमेंट पर जो खर्च किया गया उसे 75,000 तक की छूट हम यहाँ पर ले सकते हैं। यदि गंभीर रूप से बीमार है कोई तो उस पर हम लोग को यहाँ पर 1,25,000 तक की छूट मिल जाएगी। अब 80DD-B1 जो गंभीर बीमारियां हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए 40,000 तक की यहाँ पे छूट मिल जाती है। यदि सीनियर सिटीजन साथ में है तो 1 लाख तक की छूट मिल जाती है। 80U स्वयं टैक्स पेयर के विकलांग होने पर 75,000 रुपये तक की छूट देता है। यदि गंभीर रूप से विकलांगता है तो 1 लाख तक छूट देता है। धारा 80G प्रधानमंत्री राहत यहाँ पर 0 है। अन्य जो इस तरह की कैलकुलेशन के बाद अब मूल रूप से हम अपने वेतन से सब कुछ घटाने के बाद जो कर योग्य आय है वो 5,46,348 रुपये है। इस पर हम लोग आयकर की गणना करेंगे। 25 से 2,50,000 तक तो शून्य है टैक्स। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से ऊपर की जो राशि हुई यानी 46,348 रुपये, उस पर 20% टैक्स लगेगा। अब चूँकि यहाँ 10 लाख से ऊपर नहीं है, 10 लाख से ऊपर अगर होता तो 30% उसका जोड़ते हैं। अब कुल आयकर जो हो गया वो हो गया 21,770 रुपये। आयकर की धारा 87A के तहत छूट तब मिलती है जब कुल कर योग्य आय हमारी 5 लाख से कम होती है। यहाँ पर 5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर छूट हमें नहीं मिलेगी। पर 4% शिक्षा उपकर जोड़ दिया जाएगा। शिक्षा उपकर जोड़ने के बाद फिर हम इसमें आयकर में 89A सेक्शन जो है वो हमें देता है जो हमारे पिछले भुगतान थे उस पर हम लोग को 10E फॉर्म भरने पर जो पुराना एरियर था उस पर जो छूट मिलती है उस चीज़ को यहाँ पर रखते हैं। स्रोत पर कुल आयकर कटौती जो हमारी पुरानी अग्रिम आयकर कटौती थी 500 रुपये थी, तो यहाँ पर उसको हम घटा देंगे और शुद्ध आयकर हमारा निकल आएगा। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम में हमें क्या फ़ायदे मिल रहे हैं और क्या क्या इसका जो तरीका रखा गया है। 2.5 लाख तक यहाँ भी टैक्स 0 है। 2.5 लाख से 5 लाख तक टैक्स 0 ही रहेगा। यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़रा भी आगे बढ़ जाती है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% देना पड़ेगा। इसके ऊपर की जो राशि होगी 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% तक टैक्स रहेगा। 7.5 से 10 लाख तक अब 15% टैक्स यहाँ रखा गया है। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक 20% टैक्स रखा गया है। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक के लिए 25% टैक्स है और 15 लाख से ऊपर तक के लिए 30% का टैक्स इस पर रखा गया है। आप अपने पुराने सिस्टम और नए सिस्टम जो भी ये टेबल बनाए गए हैं दोनों के टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करने के बाद देख लीजिए किस सेक्शन में हमको ज़्यादा
फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि नए टैक्स जो स्लैब हैं इस पर हम लोग किसी प्रकार की कोई बचत का दावा नहीं कर सकते। किसी भी बचत की धारा के अंतर्गत हम यहाँ पर छूट नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये कैलकुलेशन ज़रूरी है कि आप देख लें, और एक वित्तीय वर्ष में आप एक ही प्रकार की टैक्स स्लैब को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।